नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, मेरा नाम सोनू। आज मैं चंदा मामा की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अपराध का निरूपण। किसी देश में एक धनी था। उसके 3 पुत्र थे। मरते वक्त उसने अपने तीनों बेटों को निकट बुलाकर समझाया, बेटे, मुझे ले जाने यमराज के दूत आने वाले हैं। मैंने कड़ी मेहनत के साथ बड़ी संपत्ति जोड़ कर रखी है। उस संपत्ति में ज़्यादा कीमती चीज़ें ये तीनों हीरे हैं। अगर किसी कारण से तुम लोग अलग होना चाहते हो तो ये तीनों हीरे एक एक ले लो। तीनों की कीमत बराबर है। अपने पिता के मरने के बाद तीनों बेटों ने एक एक हीरा लेने के ख्याल से संदूक खोलकर देखा, मगर उसमें 2 ही हीरे थे। तीसरे हीरे को किसी ने चुरा लिया था। चोर तो तीनों भाइयों में से कोई एक हो सकता था। बड़े भाई ने समझाया, हम में से किसी ने एक हीरा चुराया है, लेकिन आपस में किसी की निंदा करना ठीक नहीं है। हीरे को चुराने वाले अपने अपराध को स्वीकार करने में संकोच का अनुभव कर सकता है। इसलिए अच्छा यह होगा कि किसी का अपमान ना हो और साथ ही किसी का अन्याय भी ना हो। इस वास्ते कल तक जिसने हीरा उठाया है वह उसी जगह रख दे। अगर नहीं रखा है तो क्या करना होगा? दूसरे ने पूछा। हम तीनों जाकर राजा से फरियाद करेंगे। अपराध का निरूपण करने की जिम्मेदारी राजा की ही है ना? बड़े ने समझाया। यह विचार तो बड़ा ही अच्छा है, तीसरे ने कहा। एक दिन बीत गया, लेकिन खोया हुआ हीरा ना मिला। उसी दिन घर से निकलकर तीनों भाई राजा की सेवा में पहुंचे। राजा को सारा समाचार सुनाकर निवेदन किया कि तीनों में से जो चोर है उसका निर्णय करे। यह फरियाद सुनकर राजा आश्चर्य में आ गए, क्योंकि वे उन तीनों भाइयों को अच्छी तरह से जानते थे। राजा ने सोचकर बताया, तुम्हारे पिता तो बड़े ही धर्मात्मा हैं, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। उनके पुत्रों के द्वारा समुचित निर्णय की मांग करना मेरे लिए प्रसन्नता और चिंता की बात है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इस समस्या को सुलझा ना पाए, इसलिए मेरे पास आए हो। मैं थोड़े दिनों में तुम्हारी समस्या हल करूँगा। तब तक तुम लोग भटियारिन के घर निवास करो। तुम्हारे लिए आवश्यक सारी सुविधाओं का मैं इंतज़ाम करूँगा। इसके बाद तीनों भाई भटियारिन के घर पहुँचे। दिन बीतते गए। राजा दिन रात इस समस्या के बारे में सोचते रहे, मगर उसकी समझ में ना आया इसका हल कैसे करें। एक दिन राजा ने भटियारिन को बुलाकर पूछा, काकी, तुम्हें इन मेहमानों के जरिए कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? नहीं महाराज, ये तीनों बड़े ही अच्छे आदमी हैं, साधु स्वभाव के हैं, भटियारिन ने जवाब दिया। इसलिए मैं भी कुछ निर्णय नहीं कर पाता हूँ, पर इनमें से एक बड़ा साहसी चोर है, राजा ने कहा। भटियारिन ने अचरज में आकर राजा से विवरण जानना चाहा। राजा ने सारी बातें साफ साफ सुनाई। तब तो महाराज मैं पता लगाऊंगी कि उनमें से सच्चा चोर कौन है, आप चिंता ना करें, भटियारिन ने कहा। उस दिन रात को भटियारिन ने व्यापारी के पुत्रों को खाना परोसते हुए एक छोटी सी कहानी सुनाई। वह यूं है। बात बहुत पुरानी है। किसी देश में सिंह केतु नामक एक राजा राज्य करते थे। उनके गुणवती नामक एक पुत्री थी। राजा ने अपनी कन्या के युक्त वयस्का होने तक एक पंडित के यहाँ विद्या सिखलाई। जब उसके विवाह के प्रयत्न होने लगे तब राजा ने गुणवती की पढ़ाई बंद करवा दी। एक दिन गुणवती ने अपने गुरु के पास कई वस्त्र, आभूषण और धन ले जाकर गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पित किया, लेकिन गुरु ने उन्हें लेने से इनकार किया और कहा, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहती हो तो विवाह के बाद अपने पति के घर जाने के पहले अपने सारे आभूषण धारण कर अकेली एक रात को मेरे पास आना होगा। गुणवती ने अपने गुरु की बात मान ली और वहां से चली गई। इसके थोड़े दिन बाद गुणवती का विवाह हुआ। विवाह के दिन की रात को ही गुणवती ने अपने पति से अपनी गुरु दक्षिणा की बात बताई। गुणवती के पति ने बताया, अच्छी बात है, तुम अपने गुरु के पास हो आओ। गुणवती अपने सारे गहने पहनकर गुरु के निवास की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक डाकू ने
रोका और उसके सारे गहने उतार कर देने को कहा, वरना मार डालने की धमकी दी। गुणवती ने डाकू को अपनी गुरु दक्षिणा की बात बताई और गुरु के यहाँ से लौटते वक्त सारे गहने उसे सौंपने का वचन दिया। डाकू ने गुणवती की बात मान ली। इसके बाद गुणवती गुरु के पास पहुंची। गुरुजी अपनी शिष्य की ईमानदारी पर प्रसन्न होकर बोले, बेटी, तुमने मेरी विद्या को सार्थक बनाया। किस प्रकार का खतरा पैदा हो सकता है, इसके बारे में सोचे बिना ही तुमने अपने वचन का पालन किया है। यही मेरे लिए सच्ची गुरु दक्षिणा है। तुम अपने महल को लौटकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक गृहस्थी चलाओ। इन शब्दों के साथ गुरु ने गुणवती को आशीर्वाद दिए। गुणवती अपने गुरु को प्रणाम कर चल पड़ी। रास्ते में अपना इंतजार करने वाले डाकू को देख गुणवती बोली, भाई, अब मेरे ये सारे गहने आप ले लीजिए। ये बातें सुनने पर डाकू का दिल पिघल उठा। वह गुणवती के पैरों पर गिरकर बोला, बेटी, मुझे माफ कर दो। तुम जैसे ईमानदारों के रहने वाले इस दुनिया में मैं चोरी करके जी नहीं सकता। यूं कहकर वह अंधेरे में ओझल हो गया। गुणवती ने लौटकर सारा वृत्तांत अपने पति को सुनाया। इस पर वह बड़ा खुश हुआ। इसके बाद उन दोनों ने कई वर्षों तक सुखपूर्वक अपने दिन बिताए। भटियारिन के मुंह से ये कहानी सुनकर धनी के तीनों पुत्र बहुत खुश हुए। पर भटियारी ने उन तीनों भाइयों के सामने अपनी शंका प्रकट कर पूछा, सुनो बेटे, मेरे संदेह यह है कि इस कहानी में कई लोग उदार स्वभाव के व्यक्ति हैं, मगर यह बताओ कि उनमें से सबसे बड़ा उदार व्यक्ति कौन है? यही संदेह मुझे कई दिनों से सता रहा है। क्या तुम लोग मेरे इस संदेह का निवारण कर सकते हो? बड़े भाई ने सोचकर बताया, विवाह के दिन की रात को ही अपनी पत्नी को गुरु के पास भेजने वाले पति की उदारता सबसे महान है। दूसरे ने कहा, नहीं, इससे भी बड़ी उदारता गुरु जी की है। तीसरा भाई बोला, अपने हाथ लगे गहनों को हड़पे बिना राजकुमारी को छोड़ने वाले चोर की उदारता महान है। इस पर यह शब्द कहते भटियारिन हंसकर बोली, बेटे, अपने पति के क्रोध, गुरु जी के द्वारा अपमान, डाकू के लोग का भी सामना करने वाली गुणवती की उदारता क्या तुम तीनों में से किसी को भी महान मालूम नहीं हुई? फिर क्या था? उसी दिन भटियारिन राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, मेरे घर रहने वाले तीनों भाइयों में से छोटा भाई ही निश्चय ही चोर है। आप फैसला कर सच्ची बात जान लीजिए। राजा ने उसके इस निर्णय का कारण पूछा। तब भटियारी ने सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, अगर छोटा भाई धन का लोभी ना होता तब वह चोर की उदारता की प्रशंसा ना करता। राजा ने भटियारिन की बातों की सच्चाई भांप ली और उसकी बुद्धिमत्ता पर चकित हुए। दूसरे दिन राजा ने तीनों भाइयों को बुला भेजा और कहा, रतन पेटिका में रखे गए हीरों को बड़े भाई और मंझले भाई का लेना उचित है, यही न्याय संगत भी। तीसरा भाई अपने बड़े भाइयों के चेहरे देख ना पाया। उसने अपना सर झुका लिया। राजा ने जो निर्णय सुनाया उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा। इसके बाद तीनों भाई घर चले गए। अपने पिता की संपत्ति को भी तीनों भाइयों ने बराबर बांट ली। इसके बाद उन लोगों ने कभी इस बात की चर्चा नहीं की कि वास्तव में हीरे की चोरी किसने की है। वे लोग अत्यंत भातृभाव से अपने दिन बिताने लगे। धन्यवाद दोस्तों।